नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी स्टॉक को लेकर के। सबसे पहली बात बताऊं, ये कंपनी वेस्ट बंगाल स्थित इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है और कंपनी का नाम है गोइनका। गोइनका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में क्यों जानेंगे पता है? जब स्टॉक चलती है तो 5% के सर्किट के साथ चलती है, जब गिरती है तो 5% सर्किट के साथ गिरती है। इसी आकलन के साथ आज स्टॉक में देखेंगे, जो चढ़ती बुढ़ती हुई स्टॉक में नियरली देखा गया कि पेनी स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो गया। कैसे, किस फैक्टर से? तो एक साल में देखने को मिला करीब 50% जम कर गया और स्टॉक की प्राइस भी आप देख पा रहे होंगे। वो छोटी सी है, एक 10 रुपए से कम का नोट्स है शायद। इसमें एक जो कह सकते हैं चिप्स का पैकेट और जो नमकीन के पैकेट वो भी नहीं आती है। तो फल स्टॉक की प्राइस में देखने को ये मिला कि पिछले 5 साल के डेटा बेसिस में स्टॉक ने 323% का जंप किया। लेकिन यहाँ पे ट्रेंडिंग रिवर्सल चल रही थी। रिवर्सल के बाद एकाएक दोबारा मूवमेंट चालू हुआ। इस मूवमेंट के पीछे की कुछ कहानियां देखेंगे, कुछ एस्पेक्ट को देखेंगे, आखिर मूवमेंट के पीछे कुछ कहानियां हैं या नहीं है। कुछ सेंटिमेंटल की बात कर दो, कहानियां का मतलब सेंटिमेंटल की बात करने वाले। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहली दफा देखा जाए तो कहती है अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब कहते कैसे, किस फैक्टर से? तो देखिए, बुक वैल्यू कंपनी कहती है 24 रुपए का, लेकिन मार्केट में खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं है जिसकी वजह से आठ किसकी प्राइस हो गई 8 रुपए के आसपास। जबकि हायर टू हायर भी गया था कभी मार्केट में, वो गया था 11 रुपए के आसपास। अर्थात ये इसको भी टच नहीं किया हायर टू हायर में, लोअर टू लोअर को भी टच करके निकली है। यदि इसको एक समझने की जरूरत है, यदि करंट प्राइस को एक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो ये किस जोन में ट्रेड कर रही है, इसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला हम लगाते हैं और वो लगाते हैं ये हैं, तो दोनों को कर दीजिए प्लस। तो हो गया, हायर टू लोअर को कर देते हैं तो कितना होता है? नियरली 16 रुपए के आसपास। और 16 रुपए कितना, 26 पैसा बनता है, नियरली 70 पैसा बनता है। और इसका पैसे को हम करते हैं डिवाइड 2 से। एवरेज वैल्यू निकली। एवरेज क्या कहती है? 8 रुपए का। मतलब लगता है अच्छा, ये तो गिरावट का संकेत देता है। ऊपरी सतह से नहीं, ऊपरी सतह से क्या ढुलकती हुई आई है, और इसका एक बार सेंटिमेंटल ऐसा बनता नजर आता है। कैसा कुछ है तो इसके बारे में देखा गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू कहती है 146 का। अर्थात सीधा सा समझ में ये आती है, जो बुक वैल्यू काफी छोटा और एसेट्स की वैल्यूशंस काफी ज्यादा। आते हैं अर्निंग की तरफ। क्यों अर्निंग की क्यों बात करूंगा पहले, पता है क्यों? क्योंकि अर्निंग ये डिफाइन करेगा जो इस स्टॉक में इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में कितने की जंप किया है। तो ये कहते हैं कि 1 रुपये 47 पैसे का हमारा अर्निंग पर शेयर है, जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करती है 1 करोड़ 30 लाख। अब यहाँ इसका आंकलन से निकल के आती है कि 10 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ एक सिस्टम होती है ना, छोटी कंपनी में पता है क्या होता है? छोटी कंपनियों में एक बड़ा सिचुएशन होती है इस चीज को लेकर की, पंप एंड डंप को लेकर के। और ये अक्सर होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। कुछ हाइलाइट्स आ गई तो पकड़ में आती है, अदरवाइज तो मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट में पकड़ना ठीक है। चलते हैं ईपीएस की बात करते हैं। 1 रुपया 47 पैसे का। और अर्निंग जो क्या है, फेस वैल्यू है 10 रुपये। सोचिए, जो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये, अर्निंग कितना करके देता है? और इसके बेसिस पे जो भीड़ खड़ी हुई है स्टॉक को खरीदने के लिए, वो 5 गुने की भीड़ हुई, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस करीब 8 रुपए के आसपास खड़ी है। अब सवाल आता है कि स्टॉक का पी में डिमांड किस बेसिस पे चलती है? तो डिमांड के पीछे कुछ होगी कहानियां। उस डिमांड में देखा जाता है जो ये क्या कहता है, डेट टू इक्विटी के बारे में क्या कहती है, सामने कहती है करंट रेशियो क्या कहती है। और इसके अलावा यदि आरओसी की बात करें तो 48, और आरओई की बात करें 7.23% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। और नियरली 5 सालों से कंपनी यदि चल रही है तो एक सवाल और उठता है, मन में होती है, कई बार होती है, तो केवल और केवल बीएससी में क्यों है, एनएससी में क्यों नहीं गई? चलिए अगले पड़ाव की तरफ। अब यहाँ आकलन करके देखिए, यदि मार्केट में एवरेज जो है वो कहती है 23.5 का,
मैं भीड़ की बात कर रहा हूँ, क्राउड की बात कर रहा हूँ, विदाउट किसी अमाउंट को लेकर, क्राउड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से कहती है 6, मतलब यहाँ से 4 गुने की जंप हो सकती है ना, यदि मार्केट करेगी, रिएक्ट करेगी तो। और यदि 4 गुने के जंप होते तो 800 सीधे सीधे 32, मैं कहता हूँ 30 रुपये का, 30 रुपये जा सकता है या नहीं, ये सवाल बनता है। अब इस सवाल के पीछे ना एक कंक्लूजन जानेंगे, जो आखिर मार्केट में खरीदारी के बाद डीप में बिकवाली क्यों होता है किसी भी स्टॉक को लेकर के। आते हैं जहां पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितना है, 14% के आसपास। अब ये अक्सर कुछ सवाल निकल के आ जाती है, अच्छा ये जो प्राइवेट प्रोमोटर्स हैं वो अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को बेच क्यों रहे हैं, तो उनको कुछ कुछ खुद को ट्रस्ट नहीं हो रहा है या कुछ और बात चलती है। चलिए देखते हैं इसको क्या कहती है। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेते हुए। जहाँ पे ये देखा गया 5 साल में कंपनी ने नियरली 336% का जंप किया है, लेकिन सिलसिला कई दफ़ा चलती है, कई दफ़ा नहीं चलती है टाइम फ्रेम में। लेकिन ऑब्वियसली क्या है, जब मार्केट के पास एवरेज वैल्यू के आसपास, एवरेज डेमार्क के बेसिस पे इसको देखा जाए तो फिर वहाँ से अच्छी खासी ग्रो मिलती है। और ट्रेडिंग्स के पर्पज से देखा जाए तो ट्रेडिंग करने वाले तो ट्रेडिंग कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग से पैसा आता है। ट्रेडिंग वाले ये नहीं सोचते हैं कभी, मैं एक बात बताता हूँ, किसी स्टॉक को लेकर पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। और जनरल बात ये है, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं देखा जाए कि हम क्या बेच रहे हैं, हम कबाड़ी बेच रहे हैं या हम सिल्वर और गोल्ड बेच रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब होता है खरीदना और बेचना, उसमें हो सकता है 1 पैसे का फायदा हो, 2 पैसे का, 2 सेंट का नुकसान, या 2 पैसे का फायदा, 1 पैसे का नुकसान भी हो। आते हैं पीयर्स की तरफ। और पीयर्स में देखा गया कि बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल के टक्कर में है, जो कि पीयर्स में आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे कंपेयर करना ठीक नहीं लगता, कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे अगले सीरीज पे हम अभी वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम पीयर्स टू पीयर्स भी कंपेयर करेंगे। और एक अच्छी कंपनी की जो ग्रो लेवल है, मैं ये नहीं कहता कि ये मार्केट का बोर्ड स्टॉक की प्राइस वो काफ़ी काफ़ी बड़ा है तो ये काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस करती है, या इनका छोटा है तो ये नहीं करती। हम ये देखेंगे कि आखिर इनकी परफॉर्मेंस लेवल, इनके परफॉर्मेंस में क्या अंतर निकल के आती है, क्या प्रॉफिट के बेसिस पे या स्टॉक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्योंकि आज जो मल्टी बैगर है वो कल पेनी था, बहुत छोटा स्टॉक था, ऐसा नहीं कि जो कोई जन्म लिया वो 1000, 10,000, 5,000 का स्टॉक ही बनता नजर आया। क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं और कहती है कंपनी को लेकर के, मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी अच्छी खासी कंपनी ग्रोथ थी 2022 तक, 22 के बाद हमारी ग्रोथ सीधे सीधे क्या होगी, गिर गई, और गिरती हुई ट्रेंड में इसका रिवर्सल चला गया। यदि स्टॉक ने रिवर्सल लिया तो कोई बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि जब इनका क्वार्टरली रिजल्ट ही रिवर्सल में चल रहा है तो रिवर्सल ले लिया। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कहा, हमारे पास अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चलती है, नियर अबाउट द कहती है कि 20-22% के आसपास तो होगी। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट ने क्या क्या ओरिएंटेशन इधर निगेटिव साइड, द क्या किया, इनको लॉस दिखाया। अब लॉस है, लॉस दिखाया, ये तो बुक्ड की बात, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा बुक्ड किया जाता है किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस। आते हैं आकलन को लेते हुए और समझते हैं सेल्स को लेकर के क्या कहती है। तो वो कहती है तो यहाँ पे लगातार 23 के बाद इतनी लंबी गिरावट थी, इतनी लंबी गिरावट, और यहाँ पे ऐसा हुआ क्या। सोचिए, मैं एक आकलन करता हूँ, यहाँ पे 2014 से लेकर के 21 तक मार्केट अच्छी खासी चल रही है, 22 में 1400 करोड़ का सेल्स कर लेती है कंपनी, उसके बाद धोरा धड़ाम से गिर जाती है। मतलब यहाँ पे मार्केट में कुछ बड़ी चाल आई थी 1 साल के लिए, 1 साल की चाल में 60 लाख का प्रॉफिट होता है, कितने के, 1400 करोड़ के सेल्स में कितना का। या तो ये डेटा इनकरेक्ट है, मैं ये कह सकता हूं, या तो ये डेटा इनकरेक्ट है,
142 करोड़ होगा, नहीं तो इनका मार्जिन गलत, मार्जिन काफ़ी नहीं, कुछ है ही नहीं। इसके बाद आती है इसको लेकर के, जहाँ पे प्रॉफिट की तरफ देखें आकलन करके, तो वो कहती है कितने का, 1 करोड़ 91 लाख, लास्ट 12 महीने, उससे पहले भी जंप। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में जंप निकल के आती है, जिसकी वजह से जो देखने को मिला, जो यहाँ पे ईपीएस में लगातार फेरबदल के चक्कर में क्या हुआ, लास्ट 12 महीने में थोड़ा सा गिरा, लेकिन पिछले पीरियड में 1.68 के आसपास जंप किया था। अब यहाँ पे चार कुछ इंडिकेटर कहती है, उसको लेकर क्या कहती है, और इसका आकलन जरूरी इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में ये पता चलता है जहाँ सेल्स की ग्रोथ लगातार बनती है या नहीं बनती है। तो कंपाउंड सेल्स की बात करती है, जो कि ग्रोथ की बात करते लगातार गिरती है। स्टॉक प्राइस इन द आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें जो कि जंप करती है, मतलब ये जंप नहीं किया लेकिन ये जंप किया। स्टॉक प्राइस सीजीआर में ऑन एवरेज 40-50 मिनट तक पहुंचा, रिटर्न इक्विटी की बात तो नहीं के मुताबिक देखने को मिली है। आते हैं अगले सिलसिले को लेते हुए आगे, और आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट फिगर आउट को जानते हैं, इसको लेकर के क्या कहती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो कि बोरोइंग्स को लेकर के फोकस करते हैं, बोरोइंग्स कुछ है ही नहीं। जब बोरोइंग्स नहीं है तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और इनके पास जो बात तो बात की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, और ये कुछ ऐसा ना, केवल और केवल क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अदर एसेट्स में इससे डबल से ज़्यादा, 2.5 गुनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये यहाँ पे दिक्कत देती है। अब आते हैं आकलन को लेते हुए, आकलन में किसको, सेंटिमेंटल को पहले नजर में, आखिर सेंटिमेंटल में क्या, सेंटिमेंटल में आया था सेक्रेटरियल कंप्लायंस को लेकर के, जहाँ पे ऑप्शन चेंज किया था गोयनका बिजनेस में। उससे पहले न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन की बात किया था, 16 अगस्त को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने फाइल किया था, और उससे पहले कोई वैसा अपडेट देखने को नजर नहीं आया यहाँ पे। तो चलिए सेंटिमेंटल के साथ साथ अब आते हैं इन्वेस्टर्स को लेकर, आखिर इन्वेस्टर की लिस्ट क्या कहती है, शेयर होल्डर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिली जो शेयर होल्डर की तादाद लगातार बढ़ी है, जहाँ 9,000 10,000 के आसपास की लिस्ट बनी। ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे लास्ट मोमेंट में देखने को मिला, यहाँ पे लोगों ने डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ी तो कैसे बढ़ी, तो ये देखने को मिला यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग नियर अबाउट 14-15 के आसपास ही रही, उसमें कोई फेरबदल नहीं था। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में जो कंपनी है उसमें ढेर सारा कंपनी की लिस्ट है, 9%, 6%, 2%। इसलिए ये देखने को मिला कुछ पोजिशंस, कुछ कुछ किसी ने बिकवाली किया तो कहती नहीं, किसी ने बिकवाली तो नहीं किया, सब ने खरीदा है, एक के सेटअप बनती नजर आती है, बाकी के पोजीशन लगातार सेम एज द उतना ही रहा है, इसमें कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आई। ऑब्वियसली क्या है, जो यहाँ पे डिमांड बनी, डिमांड के बेसिस पे मार्केट ने जो लगातार गिरती हुई थी, उस गिरती हुई प्राइस में, इसको कह सकते हैं यदि इस प्राइस के आसपास से दोबारा ये ढुलकती है, दोबारा क्या करती है, ढुलकती है, तो फिर इनके लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि इसके लिए फिर सपोर्टिंग जोन ये बन सकती है। और फिर इसके बाद और जिसको, क्योंकि इसमें दो ही फैक्टर है किसी स्टॉक को लेकर के, हम हमेशा कहते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल एक क्या है, एक टारगेट है, किसको लेकर के, टारगेट है। यदि कोई स्टॉक चलती है तो हम 30% कमाएंगे, डूबता है तो 20% घटाएंगे, तब भी 10% की मार्जिन लेके निकलेंगे। ऐसा कुछ फार्मूला यूज करते हैं, अलग अलग फार्मूला यूज किया जाता है, इसलिए हम कोई इंडिकेटर्स और बाकी सारी चीज़ों को नहीं यूज करते हैं। आप चाहे तो जितना इंडिकेटर मन करे उतना यूज कर सकते हैं। तो आज की स्टॉक लर्निंग में जान रहे थे गोनिकास ग्रुप को लेकर के, जो कि अंदर वैल्यूड स्टॉक थी। अंदर वैल्यूड स्टॉक में जो परफॉर्मेंस लेवल था वो तो कंक्लूजन ये निकला, जो उसमें लगातार नुकसान का सिलसिला था, और कुछ दफ़ा में कुछ प्रॉफिट भी बनाती है कंपनियां, और बुक वैल्यू से नीचे है, डिविडेंड का पे आउट रहा है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है। ये कुछ कंक्लूजन की तरफ निकला और समझ में आई बातों को लेकर के। और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लगातार जो वाई ओ एम एस कंपेयर करके देखे तो यहाँ पे लगातार क्या था, गिरावट था, एक्सेप्ट द इविटा को छोड़ के, इविटा में लगातार
इस पीरियड में जाकर के अच्छी खासी टॉप लेवल देखने को मिली थी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।